वेलकम फ्रेंड। आज हम प्रीवियस ईयर के 2019 और 20 के इकोनॉमी के एमसीक्यूज देखेंगे। इससे पहले हम आगे के देख चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ये ध्यान से देखना है, नहीं है। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति मतलब एसेट, दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें एसेट नहीं होगी। तो अग्रिम, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है एकदम, इसको हर कोई पढ़ता है। अग्रिम, जमा, निवेश, मांग तथा अल्प, सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो इसमें सीधी सी बात है कि निवेश, यदि पैसा कोई निवेश करेगा तो इससे परिसंपत्ति में जमा नहीं होगा, क्योंकि जमा जो है, अगर कोई व्यक्ति जमा करता है बैंक में तो इससे बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है, ना कि एसेट। तो इसलिए जमा इसका आंसर होगा, जबकि अग्रिम, निवेश करने से उसकी एसेट बढ़ती है निवेश से, जबकि इससे लायबिलिटी बढ़ती है, तो ये नहीं होगा इसमें। इसी प्रकार से देखें क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या कारकों का योगदान है? तो मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में कौन से कारकों का योगदान है? तो जैसे स्टेटमेंट 1 है कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। अब यहाँ ये भारतीय द्वारा भेजे गए धन का मतलब है रेमिटेंस। जो जो विदेश में जो भारतीय रहते हैं वो जो पैसा भेजते हैं उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस की बात करता है। ये कहता है आईटी सेक्टर जो विदेशी मुद्रा अर्जन का वो है, ये जो कमाता है। तो यहाँ 1 और 3 तो ठीक है, लेकिन सरकारी व्यय के बढ़ने से, अगर सरकारी खर्च बढ़ेगा तो मुद्रा का संकट तो और कम बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। क्योंकि अगर मुद्रा का संकट है इसका मतलब पैसा कम है, इसलिए पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा। बी इसका आंसर होगा 93 का। हम देख भी लेते हैं, 93 का आंसर बी आपके सामने। इसी तरह से 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखा जाए तो इसमें भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनके अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ये जो है बहुत हालिया करेंट टाइप क्वेश्चन था उस समय का, क्योंकि सरकार ने एनपीए को या फिर कहें तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में सुधार लाने के लिए एक मिशन चलाया था, इंद्रधनुष अभियान। तो उसमें एक प्रोविज़न था बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये नियुक्ति संबंधी चीज़ों को पब्लिक सेक्टर बैंक में देखता है। वो बोर्ड डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति सिफारिश करता है, नियुक्ति करता है, और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की भी करता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ए है। ये उस समय का करंट था, तो ये कहीं ना कहीं है इसका आंसर है। इसका मतलब है कि बैंकिंग में करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। ये देखने वाली बात है कि प्रथम, यहाँ थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, निकाय है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। तो रेगुलेटरी बोर्ड है तो रेगुलेशन करेगा, तो इसका मतलब प्रतियोगी बाजारों के लिए ये रेगुलेट करेगा ताकि प्रतियोगिता बनी रहे पेट्रोलियम नेचुरल गैस को लेके। पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। अब ये
पता नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ प्रथम है तो यहाँ रिस्क ले सकते हैं कि शायद प्रथम नहीं होगा। ये तो सही है, दूसरा तो प्रतियोगिता सुनिश्चित करता है। अब दूसरा इसमें देखा जाए तो 3 में 2 है। पहले को अगर हम काट के देखते हैं तो एक आंसर निकल के आ रहा है, तो इसीलिए दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा। ये पढ़ा है तो आएगा, अन्यथा नहीं भी आएगा। हाँ, आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कुछ हद तक अब लग पाए तो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2019 का ये क्वेश्चन है। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, मतलब जो भुगतान वगैरह का जो जितना भी डेटा होता है, लेन देन के जितने भी आंकड़े होते हैं, उसके भंडारण की बात कर रहा है। स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, हालिया जो डायरेक्शन है, निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि, अब यहाँ से आगे स्टेटमेंट दी है कि आरबीआई का जो हाल का निर्देश है वो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को एक कुछ निर्देश देता है। तो क्या है? वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। और जितने भी आंकड़े हैं उसका जो स्टोरेज है वो केवल भारत में, केवल सचेत है, लेकिन ये उस समय का बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट था, खूब चर्चाएं भी हुई थी, आर्टिकल्स भी आए थे न्यूज़ में कि मतलब वो लोकल स्टोरेज की बात करते हैं, स्थानीय भंडारण की बात करते हैं, देश में ही रहे, विदेशों में इसको भंडारण ना किया जाए। तो इसलिए ये तो सही है। अब दूसरा, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। अब ये पता नहीं, ये तो पता है, ये नहीं पता। सुनिश्चित करेंगे प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। इसका मतलब है कि देश में जहाँ एलपीजी के दौर के बाद से प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, ट्रिपल पी मॉडल की बात की जाती है, वहाँ केवल सार्वजनिक क्षेत्र, जो कि पेटीएम जैसी संस्थाएं हैं और फ़ोन पे जैसी पोर्टल हैं, उनका सारा भंडारण गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? उसके लिए वो संस्थाएं भी करेंगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर सोचे जाए तब। वैसे ये नहीं कि आता है हो जाएगा, आता अगर है, सोचोगे तो हो सकता है। वह कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसका नहीं पता। दूसरा पता है, गलत हो सकता, पहला तो एकदम पता है, दूसरे गलत होने के चांस हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही, तो अगर दूसरा काटते हैं तो 1 और 3 बचता, और एक क्लियर पता है कि है, तो इसका मतलब एक ही आ रहा है, एलिमिनेट हो सकता है। और अभी ये नहीं कि इस साल मतलब 23 में एलिमिनेशन मेथड नहीं था तो नहीं होगा। यूपीएससी के पुराने पेपर बहुत कुछ बताते हैं, ये सब ऐसे देखने की ज़रूरत है। और इससे ये भी अंदाज़ा लगता है कि पढ़ा कैसे जाना चाहिए चीज़ें। मतलब बहुत ज़्यादा पोथी पढ़ते रहो, अगर समझो ना तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 97, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ऐसे शब्दों के लिए इंग्लिश देखना ही ठीक रहेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? तो अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक तरह से रेशियो है जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो मतलब ऋण दिया जा रहा है तो उसको कवर करने के लिए कुछ प्रोविजनिंग के तौर पे एक पैसा अपने पास रखा जाता है बैंक के द्वारा। तो ये है स्टेटमेंट, यह उस फर्म जैसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ताकि अगर कोई समस्या होगी तो वो संभाल सकेंगे इससे। तो ये बनाए रखने की बात की जाती है। और ये जितना ऊंचा होगा उतना ही बैंक के लिए संकट जैसी स्थिति कम आएगी। तो यह उस फर्म बैंक जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। स्टेटमेंट सही है। और ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक शब्दावली है ये। उसी तरह
स्टेटमेंट 2, यह है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। आने वाले जोखिम मूल्यांकन में मदद करता है, ठीक है, ये भी सही है। उधार लेने वाली फर्म का ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। अब ये यहाँ चेंज कर दिया इन्होंने। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने बोला अगर ऊंचा होगा उसकी जो ऋण को जो समाशोधन की जो क्षमता होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अगर काट दो तो 1 और 2 इसके आंसर होंगे। अब हम अगर 97 का आंसर देखें तो देख भी सकते हैं। 97 का ए इसमें दे रखा है। इसी तरह अगर हम 98 क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो 98 में भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। स्टेटमेंट 2, जमा प्रमाण पत्र आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। पहला तो ठीक लग रहा है, दूसरा पता नहीं। कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं पता। पहला हम मान लेते हैं। तीसरा शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी, जो मार्केट से जो बैंकों के द्वारा आपस में पैसा लिया जाता है, इंटरबैंक लेन देनों के लिए उपयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। तो हाँ बिल्कुल, बहुत कम समय के लिए दिया जाता है। तीसरा भी सही है। जीरो कूपन बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड हैं। नहीं पता है इसका, लेकिन पहला एकदम सही, तीसरा और एकदम श्योर है। पहला और तीसरे के साथ क्या बनता है, एक ही स्टेटमेंट है सी। इसमें हो सकता है कि किसी को नहीं पता हो, लेकिन तीसरा तो लगभग पता होना ही चाहिए। और अगर तीसरा पता है तब भी 2 ही स्टेटमेंट है, मतलब 50-50, और दूसरे का पता नहीं, पहले का चांस ज़्यादा है पता होना चाहिए, तो इसलिए ये बनता है। आप इसका देख भी सकते हैं 98 का, और ये पढ़ने से आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई भी अपने आप से कर लेगा, बिना करे नहीं आता। 98 का सी देख सकते हो, ये सामने है 98 का सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं। एक होता है वित्तीय ऋण, एक होता है गैर वित्तीय ऋण। तो जो वित्तीय ऋण होता है उसमें किसी संस्था के द्वारा किसी और संस्था से उधार या ऋण लेकर किसी और को ऋण दिया जाता है, वो वित्तीय ऋण कहलाते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है और उसको स्वयं कंज्यूम करता है तो वो गैर वित्तीय ऋण कहलाता है। जैसे परिवारों का बकाया गृह ऋण, वो किसी को देते नहीं है, वो इस्तेमाल के लिए बकाया गृह ऋण। क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल, ये तीनों ही। लेकिन ये तो पहला और दूसरा तो समझ में आ रहा है, तीसरा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लगभग ऐसे समझ लो 66% क्वेश्चन आ रहा है तुमको, 33% नहीं। अब सारा तो आता नहीं है, वैसे भी इतनी कम मिनट जाती है कि आधे हो जाएं वही बहुत है, आधे पे जाती है, थोड़ा से ज़्यादा रहे ध्यान और क्या। बाकी इसका आंसर तीसरा है, लेकिन ये नहीं, इन दोनों का तो निश्चित है। अब इसको हम और जब देखेंगे आगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो अभी इतना ही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो अगर कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है तो। और आगे हम इसी तरह से चीज़ों को चलाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।